हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में देखते हैं कि YDSE में अगर हम लाइट वेव्स की जगह माइक्रोवेव्स यूज़ करें तो सिचुएशन में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं YDSE यूजिंग माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लाइट वेव्स के कंपैरिजन में, रफली 0.01 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर जो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके इनकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। S1 S2 के बीच का जो सेपरेशन है D वो हमने 2 मिलीमीटर लिया है, तो इस एजम्पशन में कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड YDSE में हमने D को मिलीमीटर के ऑर्डर का ही माना था और स्क्रीन का सेपरेशन यहाँ से कैपिटल D भी हमने 1 मीटर माना है, इसमें भी कोई एजम्पशन में चेंज नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो पहली एजम्पशन थी कि कैपिटल D स्मॉल d के कंपैरिजन में लार्ज है, ये एजम्पशन यहाँ पर वैलिड रहती है। और ऐसे केस में हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो हम लिखते थे, अगर स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर है तो उसको हम d साइन थीटा लिख पाते थे, यहाँ पर कि थीटा एंगल हम इस वाली लाइन से कंसीडर किया करते थे। दिस एंगल इज कंसीडर्ड एज थीटा, ये आप लोगों को याद होगा। तो ये अभी भी वैलिड होगा बिकॉज कैपिटल D जो है वो स्मॉल d से काफ़ी लार्ज है, मीटर और मिलीमीटर 1000 टाइम्स ज़्यादा है। सेकेंड एजम्पशन हमारी ये हुआ करती थी कि लैम्डा D के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर लैम्डा और स्मॉल d कंपेरेबल हैं। अब लैम्डा और स्मॉल d कंपेरेबल हैं तो ऐसे केस में थीटा विल नॉट बी स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा तो हम साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में हमें टेन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें जब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो ज़रा ध्यान दीजिए कि ऐसे केस में y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल मैक्सिमा कैसे आएगा। तो हम सबसे पहले तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा देते हैं। फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, ये अभी वैलिड है ही, तो d साइन थीटा को हम n लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है n इंटू लैम्डा बाई डी। लैम्डा हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 0.5 मिलीमीटर और d की वैल्यू जो है वो 2 मिलीमीटर है, तो ये आपके पास n/4 आ जाता है। अब आपको पता है कि हम वहीं तक थीटा की वैल्यू ले सकते हैं जहाँ तक कि साइन थीटा लेस देन 1 हो। थीटा अगर इक्वल टू 1 भी ले लेंगे तो ये 90 डिग्री पर पहुँच जाएगा और 90 डिग्री स्क्रीन पर लाई नहीं करेगा। तो साइन थीटा लेस देन 1 हमें लेना है, इक्वल टू 1 भी हम स्क्रीन पर कंसीडर नहीं कर पाएंगे बिकॉज 90 डिग्री अगर आप थीटा लेते हैं तो वो पॉइंट स्क्रीन पर इन्फिनिटी पर आएगा। तो हम साइन थीटा लेस देन 1 देखते हैं अगर, तो इससे हमें पता लगता है कि n/4 लेस देन 1 रहना चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू हम लेस देन 4 तक ले सकते हैं, तो n इक्वल टू 0 हो सकता है, n इक्वल टू ±1 हो सकता है, मतलब एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, +-2 हो सकता है एक ऊपर और एक नीचे सेकंड मैक्सिमा, और +-3 हो सकता है फॉर थर्ड मैक्सिमा। तो अगर हम देखें कि टोटल कितनी मैक्सिमा यहाँ पर बनेंगी, तो टोटल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा 6 मैक्सिमा और बन रही हैं। तो टोटल मैक्सिमा यहाँ पर जो हमारी बन रही है वो 7 मैक्सिमा आ रही हैं। सेंट्रल मैक्सिमा n इक्वल टू 0 हो गया, उसके ऊपर +1 और नीचे +1, नीचे -1, इसी तरीके से +2 -2 एंड +3 -3, तो टोटल 7 मैक्सिमा बनेंगी। एक तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें फॉर सेंट्रल मैक्सिमा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये तो आपका पहला आंसर हो गया कि कितनी मैक्सिमा बनेंगी, 7 मैक्सिमा बनेंगी, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगी, उस फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं 1/4 आ जाएगी। और साइन थीटा इक्वल टू 1/4 से आपको एग्जैक्टली टेन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा अब स्मॉल नहीं है। तो साइन थीटा अगर 1/4 लेते हैं आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका √15 आ जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू 1/√15 आ जाएगी। तो अब आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा का, तो टेन थीटा इक्वल टू y बाई कैपिटल D यूज़ करेंगे, y1 बाई कैपिटल D फॉर फर्स्ट मैक्सिमा।
इससे आपके पास y1 इक्वल टू डी टेन थीटा आ जाता है। d की वैल्यू 1 है और टेन थीटा 1/√15 है। तो ये 1/√15 मीटर डिस्टेंस पर आपकी फर्स्ट मैक्सिमा बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये मीटर में आ रहा है तो लार्ज डिस्टेंस पर आ रहा है, थीटा स्मॉल नहीं है। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो बनेगी उस फर्स्ट मैक्सिमा के लिए y कोऑर्डिनेट आपके क्या क्या हो जाते हैं, +-1/√15, और ये आपका सेकंड आंसर आ जाता है मैक्सिमा का। इसी तरीके से अब आप सेकंड मैक्सिमा लेना चाहेंगे तो सेकंड मैक्सिमा के लिए n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो साइन थीटा कितना आ जाता है, 2/4, दैट इज इक्वल टू हाफ। थीटा हाफ आपको पता है कि 30 डिग्री होता है, तो ऐसे केस में हम सीधे सीधे tan 30 इक्वल टू y2/D पुट कर सकते हैं, और आपके पास y2 जो आ जाता है यानी सेकंड मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट वो आपके पास आ जाता है +-1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है और D 1 है, तो ये आपका सेकंड मैक्सिमा का आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आप अब थर्ड मैक्सिमा निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 हो जाती है, और इससे आप एग्जैक्टली टेन थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज इक्वल टू 3/4, तो ये √16 - 9 √7 आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 3/√7, दिस शुड बी इक्वल टू y3/D, और इससे पास आपके पास y3 जो थर्ड मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या आ जा रहे हैं, +-3/√7। देख सकते हैं 16 - 9 7 हो जाएगा, √7, और tan थीटा इक्वल टू 3/√7। ये आपके आंसर तीनों हो जाते हैं। ये तीनों डिस्टेंसेस आपके जो आ रहे हैं आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं आप, क्योंकि d मीटर में है तो सारे कोऑर्डिनेट्स आपके जो आ रहे हैं वो एक्चुअली मीटर में आ रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर माइक्रोवेव्स का केस लेंगे और डिस्टेंस स्क्रीन का लार्ज है तो d साइन थीटा पार्ट डिफरेंस तो होगा, लेकिन हम साइन थीटा को डायरेक्टली टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे। पहली चीज, साइन थीटा से टेन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ऐसे केस में सर्टेन नंबर ऑफ मैक्सिमा ही बन पा रही होंगी। अगर आप लाइट वेव्स का केस लेते हैं तो n आप 100 भी रख दीजिए, 1000 भी रख दीजिए, सब भी साइन थीटा <1 ही रहता है, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी सर्टेन मैक्सिमा ही बन पाएंगी, और आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे केस में फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट नहीं आएगी। ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो y3 - y2 - y1 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे केसेस में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ, तो कोई कांस्टेंट फ्रिंज विड्थ ऐसे केस में नहीं आएगी। तो आपके से कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा ऐसे केस में कि फ्रिंज विड्थ बताइए कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट तभी तक होती है जब तक थीटा एंगल इतना स्मॉल हो कि आप साइन थीटा को टेन थीटा लिख पाएँ, और अगर थीटा स्मॉल नहीं है, आप लार्ज डिस्टेंस पर चले जाते हैं, तो फिर आप y कोऑर्डिनेट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन फ्रिंज विड्थ ऐसे केस में कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको समझाना चाहता था, माइक्रोवेव्स के केस में कैसे सोचना है, या लैम्डा और d जब कंपेरेबल हैं तो आपका ये केस बेसिकली कौन सा केस है जिसमें लैम्डा इज कंपेरेबल टू d। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।